लालच मानवीय प्रकृति का एक हिस्सा होता है और यही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लागू होती है। आपको याद होगा कि उन्होंने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया का अधिग्रहण किया था। अब वो यही कदम यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर भी अपनाने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद रूस का हालिया निर्णय क्या है, उस निर्णय को समझने की कोशिश करेंगे और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, उस नुकसान की भी बात करेंगे। इसके अलावा इस अधिग्रहण का कारण क्या है, यानी रूस यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों का अनेक्सेशन क्यों कर रहा है, उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या इसको रोकना संभव है, क्या कोई देश रूस के इस कदम को रोक सकता है, उस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल प्रश्न दो हैं, एक मेंस का है और एक प्रीलिम्स का है, और आप दोनों ही प्रश्नों को वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, पुतिन टू होस्ट इवेंट टू इनकॉर्पोरेट यूक्रेनियन रीजन्स इनटू रशिया, व्हाट हैपेंस नाउ। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही एक समारोह का आयोजन करेंगे और इस समारोह के दौरान यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ये यूक्रेन की सरकार के साथ नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इन क्षेत्रों के रीजनल लीडर्स के साथ किए जा रहे हैं जिन्हें खुद रूस के राष्ट्रपति द्वारा ही इंस्टॉल किया गया है। यही यहाँ पर विशेष बात है और इसको इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है कि ये जो इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है, जो नए क्षेत्रों को रूस में शामिल किया जा रहा है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्यों शामिल किया जा रहा है, इसकी वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान होगा और पश्चिमी देश इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रूस के इस नए निर्णय पर बात कर लेते हैं। हालिया जो निर्णय है उस निर्णय को समझ लेते हैं। तो बीते दिनों यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह आयोजित किया गया था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा। इस जनमत संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य ये जानना था कि इस 4 क्षेत्रों के लोग क्या रूस में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं। अब हाल ही में इस जनमत संग्रह का रिजल्ट सामने आया है, परिणाम सामने आया है। ये 5 दिनों का जनमत संग्रह था जिसमें पता चला है कि इन 4 क्षेत्रों के नागरिकों ने बहुमत से रूस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हालांकि हम इस पूरे रिजल्ट पर, इस पूरे जनमत संग्रह पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा दावा रूस की सरकार द्वारा किया जा रहा है और कई जानकारों द्वारा इस पूरे जनमत संग्रह पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जनमत संग्रह केवल दिखावा है। वहां पर कोई भी जनमत संग्रह आयोजित नहीं किया गया था, ये केवल दिखावे के तौर पर पेश किया जा रहा है। और इसी वजह से अब रूस के राष्ट्रपति द्वारा इस जनमत संग्रह के बाद क्रेमलिन में एक समारोह का, एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा और इसी सेरेमनी के दौरान इन 4 क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे जिन्हें रूस के राष्ट्रपति द्वारा ही इंस्टॉल किया गया था। और ये 4 जो प्रतिनिधि हैं ये रूस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर आधिकारिक तौर पर इन 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करेंगे। तो ये तो बात हुई हालिया निर्णय की। अब कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है उन क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। इनको एक बार मैप पर समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है दोनस्ताक क्षेत्र और दूसरा है लुशांक। अब यहाँ विशेष बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रों को पहले ही रूस के राष्ट्रपति द्वारा, रूस की सरकार द्वारा एक स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे दी गई थी, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो इनका इनकॉर्पोरेशन तो लगभग तय ही था। इसके अलावा जो 2 अन्य क्षेत्र हैं उन 2 अन्य क्षेत्रों में खेरसॉन क्षेत्र, ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र शामिल हैं। तो ये जो 2 नए क्षेत्र हैं, ये 2 नए क्षेत्र काफी ज्यादा विशेष हो जाते हैं। इसके अलावा इस मैप में आप क्रीमिया को भी देख सकते हैं। क्रीमिया पर साल 2014 में रूस ने अधिग्रहण कर लिया था और ये क्षेत्र अभी भी मौजूदा समय में रूस के कब्जे में ही है। तो ये तो बात हुई कि किन किन क्षेत्रों पर रूस द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मैप के माध्यम से हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इस पूरी कार्यवाही के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन का जो ईस्टर्न हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पर अपना कब्जा, अपना नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये तो उनके हालिया निर्णय की बात हुई। अब इस निर्णय की वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान हो सकता है, उस नुकसान की बात करें तो यदि इन 4 क्षेत्रों को रूस के राष्ट्रपति द्वारा रूस में शामिल कर लिया जाता है तो इसकी वजह से यूक्रेन का लगभग 15% हिस्सा, 15% ऐसा हिस्सा
जिस पर मौजूदा समय में प्रत्यक्ष तौर पर रूस का नियंत्रण है। ये 15% हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा, रूस की सरकार के अधीन हो जाएगा। ये तो वो क्षेत्र है जिस पर रूस का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। इसके अलावा 3% ऐसा हिस्सा भी है जिस पर रूस का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये जो 3% क्षेत्र है ये फ्रंटलाइन में मौजूद है। फ्रंटलाइन में मौजूद होने का मतलब है कि इस क्षेत्र में अभी भी रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है और दोनों सेनाएं लगातार युद्ध लड़ रही हैं। और इसमें इस क्षेत्रों में ये जो डोनेत्स्क का क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबसे प्रमुख है। इस क्षेत्र में अभी भी रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस के राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र को रूस के नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। रूस द्वारा अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से यदि ये कार्यवाही पूरी हो जाती है तो इसके माध्यम से यूक्रेन का तकरीबन 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो रूस के अधीन चला जाएगा, रूस के नियंत्रण में चला जाएगा। और ये 90,000 क्षेत्र है, 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र काफी ज्यादा होता है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये क्षेत्र हंगरी या पुर्तगाल समान या इन देशों के समान हो सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र अब यूक्रेन से टूटकर रूस के नियंत्रण में चला जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर यूक्रेन के लिए काफी बड़ा एक झटका है, यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और इससे स्पष्ट तौर पर यूक्रेन की संप्रभुता और यूक्रेन की अखंडता का उल्लंघन के तौर पर, इसके उल्लंघन के तौर पर, उसकी जो सोवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसके उल्लंघन के तौर पर इस कार्यवाही को पेश किया जा रहा है। तो ये तो बात हुई कि इसकी वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है। बात कर लेते हैं कि इस अधिग्रहण का कारण क्या है, आखिर रूस के राष्ट्रपति द्वारा ये एनेक्सेशन क्यों किया जा रहा है। इसके कारणों को समझें तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि रूस के राष्ट्रपति इसके माध्यम से इस पूरे युद्ध को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यवाही के माध्यम से युद्ध को नए सिरे से युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। बहुत लंबा समय इस युद्ध को शुरू हुए बीत चुका है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इस नुकसान के बावजूद भी अभी तक इस पूरे युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम हमारे सामने देखने को नहीं मिला है और इसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान न केवल आर्थिक स्तर पर हुआ है बल्कि मानव संसाधन के स्तर पर भी रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस के जो सैनिक हैं उन सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है, सैनिकों का मनोबल लगातार कम हो रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन की सेना है वो लगातार व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, लगातार मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के नागरिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं जो रूस के सैनिक हैं। तो इसकी वजह से जो रूस के सैनिक हैं उनका मनोबल कम हो रहा है, उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि रूस की सरकार द्वारा लोगों को, अपने नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है सेना में भर्ती होने के लिए और सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए। ऐसे में इस युद्ध में बने रहने के लिए, इस युद्ध को एक नया रूप देने के लिए रूस के राष्ट्रपति को नए सैनिकों की जरूरत है। जो उनका रिजर्व बल मौजूद है, उस रिजर्व बल को सेना में, उस रिजर्व बल को युद्ध में लाए जाने की जरूरत है। अब ये रिजर्व बल आएगा कैसे, उसे भी समझ लेते हैं। तो यदि इस क्षेत्र पर रूस का अधिग्रहण हो जाता है, इन 4 क्षेत्रों पर, तो इसकी वजह से परिणाम ये होगा कि जब यूक्रेनी सेना इस पूरे क्षेत्र में लड़ने आएगी, जो कि अभी अन्य क्षेत्रों में लड़ रही है, जब वो यूक्रेनी सेना इन क्षेत्रों में लड़ने आएगी तो रूस की सरकार ये दावा करने में सक्षम होगी कि यूक्रेन की सेना अब यूक्रेन में नहीं लड़ रही है बल्कि वो रूस में लड़ रही है। तो अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि यूक्रेन की सेना रूस में लड़ेगी, तो इसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति अपनी जो रिजर्व सेना है, उनके पास जो रिजर्व सेना मौजूद है, उन्हें भी बुलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि वो ये तर्क दे सकेंगे कि उनका उद्देश्य अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को डिफेंड करना है। रूस की जो रिजर्व सेना है, उस रिजर्व सेना का जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 3 लाख के आसपास है। उसमें 3 लाख सैनिक मौजूद हैं, जो कि काफी बड़ी संख्या है। और यदि ये रिजर्व बल युद्ध में शामिल हो जाता है तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो रूस की क्षमता है वो उस क्षमता में और ज्यादा विस्तार होगा और यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हालांकि विशेष बात यह है कि लोग इस रिजर्व बल में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं, लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लोगों को रूस की सरकार द्वारा जबरन इस पूरी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस की सरकार ने हाल ही में जो रिजर्व बल के सैनिक थे उन सैनिकों के लिए छुट्टी लेने या फिर आत्मसमर्पण करने या फिर अनुपस्थित होने को अपराध घोषित कर दिया है। यानी इस रिजर्व बल का जो भी सैनिक है वो ना तो छुट्टी ले सकता है, ना ही सरेंडर कर सकता है और ना ही अनुपस्थित रह सकता है। और यदि ऐसा होता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसको इस संबंध में सजा भी दी जा सकती है और सजा काफी कठिन भी हो सकती है। इसके अलावा यदि भविष्य में नेटो सेना इस क्षेत्र में लड़ने आती है, जो कि काफी लगभग असंभव ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और तमाम नेटो जो देश हैं, जो सदस्य हैं, उन देशों ने स्पष्ट कर दिया है
कि वे प्रत्यक्ष तौर पर कभी इस क्षेत्र में लड़ने नहीं आएंगे। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर वो जरूर जो यूक्रेन की सेना है, यूक्रेन की सेना को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि एक हाइपोथेटिकली बात की जाए कि यदि इस पूरे क्षेत्र में नेटो की सेना लड़ने आती भी है, तो इस पूरे क्षेत्र में जब नेटो की सेना आएगी तो नेटो की सेना प्रत्यक्ष तौर पर रूस से युद्ध लड़ रही होगी, और वो भी रूस के ही क्षेत्र में, क्योंकि तब तक ये जो 4 क्षेत्र हैं वो रूस में शामिल हो गए होंगे। तो इसकी वजह से जो पूरा युद्ध है, ये पूरा युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है, और इसकी वजह से न्यूक्लियर पावर भी हमें यूज देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियर शक्ति का यूज भी हमें देखने को मिल सकता है, परमाणु हथियारों का उपयोग भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब ये 4 क्षेत्र रूस के नियंत्रण में आएंगे तो जाहिर तौर पर जो रूस की परमाणु नियंत्रण प्रणाली है उसका विस्तार इन क्षेत्रों तक किया जाएगा, परमाणु सुरक्षा प्रणाली का विस्तार इन क्षेत्रों तक किया जाएगा। और जब नेटो की सेना इन क्षेत्रों में आएगी तो जाहिर तौर पर रूस अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, जिसकी वजह से हमें एक परमाणु युद्ध भी देखने को मिल सकता है इस पूरी स्थिति की वजह से। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से इसके कारण क्या है, किस वजह से रूस द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या इस पूरे युद्ध को, क्या इस पूरे एनेक्सेशन को, इस पूरे अधिग्रहण को रोकना संभव है। यदि संभव है तो कौन रोक सकता है। तो इसका स्पष्ट जवाब यही होगा, जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि रूस की ये जो कार्यवाही है इसे किसी भी देश द्वारा अब नहीं रोका जा सकता है। इस पूरी कार्यवाही को ना तो पश्चिमी देश रोक सकते हैं और ना ही यूक्रेन इस कार्यवाही को रोक सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता मौजूद नहीं है। क्योंकि मौजूदा समय में इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रूस का ही नियंत्रण मौजूद है। पश्चिमी देशों का इस पूरे विषय पर कहना है कि रूस यूक्रेन के एक विशिष्ट हिस्से पर कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर रहा है। और ये दावा किया जा रहा है पश्चिमी देशों द्वारा भी और यूक्रेन द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि ये जो जनमत संग्रह है, ये जनमत संग्रह केवल दिखावे के लिए किया गया था। ये जनमत संग्रह बंदूक की नोक पर आयोजित किया गया था, बंदूक के दम पर आयोजित किया गया था। और इसके लिए साल 2014 में जो क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ था, क्रीमिया का जो एनेक्सेशन हुआ था, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। साल 2014 में भी रूस ने कुछ इसी तरह की कार्यवाही क्रीमिया में भी की थी। हमें याद है 2014 में क्रीमिया का अधिग्रहण किया गया था। 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ था तो रूस ने यह दावा किया था कि क्रीमिया के 96.7% लोग रूस में शामिल होने का समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब रूस के मानवाधिकार परिषद द्वारा एक रिपोर्ट संकलित की गई, हालांकि ये रिपोर्ट रूस की सरकार द्वारा कभी भी प्रकाशित नहीं की गई, बल्कि जब ये रिपोर्ट लीक हुई, आम जनता के सब पब्लिक के सामने लीक हुई, तो ये पता चला कि केवल 30% लोगों ने ही इस जनमत संग्रह में हिस्सा लिया था। और इन 30% लोगों में से आधे से भी कम लोगों ने रूस के साथ आने का समर्थन किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि रूस द्वारा उस समय जो आंकड़े पेश किए गए थे वो आंकड़े काफी ज्यादा गलत थे। वो आंकड़े केवल दिखाने के लिए पेश किए गए थे और रूस ने उस क्षेत्र में कोई भी व्यापक जनमत संग्रह आयोजित नहीं किया था। और इसी तरह का एक उदाहरण अब इन 4 क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों को रूस द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है उन क्षेत्रों में अभी भी युद्ध जारी है। उन क्षेत्रों में रूस और जो यूक्रेन की सेनाएं हैं वो अभी भी लड़ रही हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में जनमत संग्रह कराना संभव ही नहीं है। जब जनमत संग्रह कराना संभव ही नहीं है तो रूस ने करवाया कैसे। इसी वजह से ये जो जनमत संग्रह हुआ है उस जनमत संग्रह को केवल दिखावे के लिए आयोजित किए गए जनमत संग्रह के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पूरे जनमत संग्रह में आम लोगों की कोई भी राय शामिल नहीं है। इस वजह से इस जनमत संग्रह को अवैध तौर पर पेश किया जा रहा है, इलीगल बताया जा रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा इस पूरे संबंध में कुछ कार्यवाही की उम्मीद की जा सकती है। पश्चिमी देश जरूर इस संबंध में कुछ कार्यवाही करेंगे। पश्चिमी देशों द्वारा मौजूदा समय में अमेरिका समेत अन्य देश यूक्रेन को तमाम तरह के जो हथियार हैं वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इस सप्लाई को आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, आपूर्ति को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब मौजूदा समय में जो हथियार प्रदान किए जा रहे हैं, अमेरिका और जो तमाम देश हैं वो यूक्रेन को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा एडवांस हथियार प्रणालियां भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक उम्मीद ये भी की जा सकती है कि पश्चिमी देशों द्वारा अपने आर्थिक प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त किया जाएगा और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। हालांकि मौजूदा समय में पहले से ही पश्चिमी देशों द्वारा कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं और ये जो कड़े प्रतिबंध हैं इनका कुछ विशेष प्रभाव हमें रूस पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस कार्यवाही का कुछ खास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये तो बात हुई कि रोकना संभव है या नहीं, संभव है तो किस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। अब अंत में निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रूस द्वारा स्पष्ट तौर पर इस युद्ध को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, और यदि इस पूरे क्षेत्र पर रूस अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, रूस अपना कब्जा स्थापित कर लेता है, तो रूस अपनी परमाणु रक्षा प्रणाली का विस्तार इन 4 क्षेत्रों तक करेगा, और यूक्रेन के लिए इन 4 क्षेत्रों को वापस लेना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि रूस की परमाणु रक्षा प्रणाली के सामने यूक्रेन काफी छोटा है। और इसका उदाहरण हमें साल 2014 में भी देखने को मिला था। 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ था, तो इसके बाद से ये क्षेत्र रूस के ही अधीन है, रूस के ही नियंत्रण में है, और यूक्रेन के लिए अभी तक इस क्षेत्र को वापस लेना संभव नहीं हो सका है। ऐसे में विकल्प यही है कि इस क्षेत्र को, इस पूरे विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। मीडिएशन ही इस पूरे विवाद में एकमात्र विकल्प बचा है। इस पूरे क्षेत्र को अब युद्ध स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की जरूरत है कि जो सभी देश हैं जो इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं, जिस पूरे विवाद में सभी पक्ष शामिल हैं, सभी पक्षों को संयुक्त राष्ट्र जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक साथ एक मंच पर आना चाहिए और इस पूरे विवाद को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा इस विवाद में भारत क्या भूमिका अदा कर सकता है, तो भारत इस पूरे विवाद में अपनी कूटनीतिक साख का उपयोग कर सकता है, अपनी डिप्लोमेटिक गुडविल का उपयोग कर सकता है और सभी पक्षों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए, इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए राजी कर सकता है, क्योंकि सभी पक्षों को एक साथ एक मंच पर लाना भी काफी बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में भारत जैसा देश, जिसके दोनों देशों के साथ संबंध काफी बेहतर हैं, भारत जैसा देश इन दोनों देशों को एक साथ एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो ये तो बात हुई निष्कर्ष की। अब अंत में एक मेंस के प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पूरे युद्ध की वजह से, पिछले 6-8 महीनों से जो युद्ध जारी है, इस युद्ध की वजह से भू राजनीति पर, वैश्विक राजनीति पर हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिले हैं, इसकी वजह से क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, इसके लिए आगे क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, आप इन प्रभावों की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न प्रीलिम्स का भी है। प्रीलिम्स का प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे डोनेस्टक और लुहानस्क क्षेत्र किस देश से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी रूस, या फिर ऑप्शन सी पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।